अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी एंड आई वेलकम यू ऑल टू सेहत है ज़िंदगी विद डॉक्टर अदीला। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ख़ास मेहमान को लेकर आई हूँ जो कि हम जिनसे बहुत सारी डिस्कशन करेंगे और आज हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा वो बच्चों की अपब्रिंगिंग से होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन चाहूँगी। तो हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर नसीम, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है। तो पहले उनसे हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नसीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। जी, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एजुकेशनिस्ट क्या है, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड थोड़ा सा बताइए। जी मैं जो ना पीएचडी एजुकेशन हूँ फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी, और एजुकेशन में पीएचडी के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलिंग की है, बच्चों पर काम किया है, टीचर्स पर काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पर काम किया है, और स्पेशली जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जो सोशल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन पर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। ताहिर मेडिकल सेंटर में मैं एज ए कंसल्टेंट वक्त देता हूँ और हिल पार्क हॉस्पिटल शहीद मिलत रोड में। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर नसीम, हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे आज बच्चों के ऊपर, ठीक है। बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए। मतलब हमें एक तो जहाँ प्यार मोहब्बत ज़रूरी है वहीं स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस में रह के। तो इस पे आप क्या बोलेंगे कि बच्चों को कितनी रिस्ट्रिक्शंस करनी चाहिए या कितनी पनिशमेंट्स होनी चाहिए, कुछ इस लिहाज से बताइएगा हमें। जी, इसमें डॉक्टर साहिबा मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के हवाले से हमें अगर उनकी तरबियत करनी है, हम चाहते हैं कि उनकी सही मानों में ग्रूमिंग हो और पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही उन पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि पेरेंटल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब कोई फैमिली बनने जा रही हो तो मैं समझता हूँ कि दूल्हा की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और दुल्हन की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उनको सिखाने की ज़रूरत है कि आप एक बहुत बड़े काम से वाबस्ता होने जा रहे हैं, एक फ़ैमिली की बुनियाद रखने जा रहे हैं। तो आगे ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आपके साथ पेश आएंगी, तो आप उसके लिए पहले से तैयारी करें, प्रिपरेशन लें। आपको पता होनी चाहिए बच्चों की नफ्सियात क्या है, बच्चों को हम किस तरह से डील करें, और उनकी ग्रोथ के हवाले से उनकी जो नफ्सियात है उसमें जो डे बाय डे चेंजेस आती रहती हैं, उस हवाले से मदर्स को मालूम होना चाहिए और फादर्स को भी मालूम होना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इनिशियल स्टेज से ही ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और आज इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले ज़माने में तो ये हुआ करता था, आज से हम 100 साल पीछे चले जाएँ तो जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नई फैमिलीज़ हैं, उनको हमारे बुज़ुर्ग जो है ना वो गाइड करते रहते थे। कोई उनकी दादी होती थी, दादी अम्मा, कोई नानी अम्मा होती थी, कोई बुज़ुर्ग होते थे, वो उन्हें बताते थे भाई देखो इस तरह करो, बच्चे को ये खिलाना चाहिए, जब बच्चा 6 महीने का हो तो इसके बाद आप इसको उबला हुआ आलू खिलाओगी और इसको ये दलिया खिलाओगी और ये चीज़ें खिलाना शुरू करो, ताकि और बिल्कुल इब्तिदाई से उसे तमाम चीज़ों की आदत डालो। जब आप उसे इब्तिदाई से उन चीज़ों की आदत डालोगी तो उसके नतीजे में वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सारी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेगा। वरना अगर आप उस पर काम नहीं करोगी और उस पर तवज्जो नहीं दोगी तो उसके नतीजे में वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जाएगा और अल्लाह की बहुत सारी नेमतों का जायका वो नहीं चख पाएगा, जिसकी वजह से वो बाद में जाके अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और अपने घर वालों के लिए भी, और हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी होंगे और फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ भी होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आपने बात की कि पहले ये होता था कि गाइडेंस मिलती थी तो ज़ाहिर उससे लर्निंग होती थी पेरेंट्स की, ठीक है। तो आपको अब क्या लगता है कि अब उस गाइडेंस में कहाँ लैकिंग है, क्या अब वो गाइडेंस नहीं मिलती आजकल के पेरेंट्स को? हाँ, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ पर वो गाइडेंस मिलती है, लेकिन मजमूई तौर पर हमारी पूरी सोसाइटी का हाल ये हो गया है कि जो हमारी एक तो यंग जनरेशन है वो गाइडेंस लेने के लिए तैयार नहीं है। वो समझती है कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, और ये बुज़ुर्ग जो है ना चूँकि पुराने वक्तों के से इतना नहीं जानते, एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इसको अब इतनी अहमियत नहीं दे रहे होते। वो ख़ुद भी उनके जहन में ये बात होती है कि जो नए आने वाले लोग हैं ना ये ज़्यादा समझदार हैं, अब जो है नॉलेज ज़्यादा
हर एक के पास है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई लोगों के पास ना। अब हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही तजर्बे करेंगे, खुद ही गिरेंगे, खुद ही लुढ़केंगे, खुद ही परेशान होंगे और फिर सीखेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ बहसियत माहिर तालीम, मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं अगर मैं अपनी यंग जनरेशन को दे दूं तो ये ज़्यादा अक्लमंदी होगी, बजाय इसके कि मैं नहीं कहूँ नहीं तुम खुद तजर्बात करो, खुद सीखो, खुद गिरो, खुद मसाइल का शिकार हो, खुद मुख्तलिफ मुश्किलात से गुज़रो और तुम्हारी इतनी सारी सलाहियतें उन मुश्किलात से नबर्द आज़मा होने में लग जाएँ। ये मेरे ख्याल अक्लमंदी नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों को भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए और जो यंग जनरेशन है उसको भी चाहिए कि उनसे तजर्बात हासिल करे, उनसे तजर्बात ले, उनके पास बैठे और उनसे सवालात करे। आजकल सवालात का ट्रेंड ख़त्म हो गया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ना सवालात बच्चों की ज़बानों पे आते ही नहीं। अब बच्चे गुमसुम बैठे होते हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, टीचर की जो मर्ज़ी आती है वो पढ़ाता है और पढ़ाकर चला जाता है। और जो बच्चे सवाल करते हैं उनको डांट दिया जाता है या उनको रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी सलाहियतें मुंजमद हो जाती हैं और वो आगे बढ़ नहीं पाते। जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सवाल करना आधा इल्म है। जब हम सवाल करते हैं उसके नतीजे में ज़्यादा सीखते हैं। एक छोटे बच्चे की फ़ितरत का ये तकाज़ा होता है कि बच्चा सवाल करता है। जो माएँ बच्चों के सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देती हैं उनके बच्चे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान बनते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर अताउर रहमान बनते हैं, उनके बच्चे बड़े आदमी बनते हैं। जो जवाब नहीं देती और उनको डांट देती हैं और कहती खामोश रहो, मैं जो हूँ ना अपने पर्दों को सेट कर रही हूँ, मैं अपने ड्राइंग रूम को सेट कर रही हूँ, मुझे तो अभी मार्केट जाना है, मुझे मैचिंग की फ़ला काम करने, और बच्चे की सलाहियतों को हम दबा देते, उसको रोक देते। जबकि अल्लाह ने हर एक के अंदर पोटेंशियल दिया है, बहुत सारे पोटेंशियल हैं हर शख्स के अंदर। अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, सिर्फ उन सलाहियतों को जिला देने की ज़रूरत है, उनको परवान चढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, उनकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान के तमाम असातिज़ा को, तमाम प्रोफेसर्स को ये बात कहना चाहूँगा कि इल्म जो है ना वो होता है कि जो आप इतनी खूबसूरती के साथ समझाएं कि हर बच्चे के दिल में आपकी बात उतर जाए। आप ऐसी यूनिवर्सिटियों के अंदर इस तरह की लफ्ज़ी ना करें, ऐसे फ़लसफ़े ना बिगाड़ें जो सामने वालों की समझ में ना आए और सामने वाला समझे कि हमारा प्रोफेसर बहुत काबिल है। भाई चूँकि हमारी समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको काबिल नहीं मानता। काबिल वो शख्स होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौल्लिम आज़म थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुफ्तगू फरमाते थे वो एक जाहिल आदमी की समझ में भी आ जाती थी और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जैसे दानिश्वर की समझ में भी आती थी। सबकी ज़हनी सतह के मुताबिक, उनकी सलाहियतों के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डील करते थे। और हमारे प्रोफेसर्स, माफ़ कीजिएगा मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानिए, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखा आदमी उसको समझते हैं जो बहुत हाई फाई बातें करे, चाहे सामने वाले की समझ में आए या ना आए। मैं पढ़ा लिखा उसको कहता हूँ, पूरी दुनिया पढ़ा लिखा उस शख्स को मानती है जो अपनी बात दूसरे के दिल में उतार दे। जो बहुत सारे शागिर्द पैदा करे वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वो नहीं है जो खुद सीखे और सीख कर चला जाए और ख़ुद बहुत सारे तमगे ले ले, मेडल्स ले ले, इनामात ले ले, सैलरीज ले ले, तमगे सदारत ले ले, इसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे नज़दीक। अच्छा, हम आते हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि हर यंग पेरेंट्स को, सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए लेट्स से अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमारे पास कोई ऐसी सेंटर्स हैं जहां से पेरेंटल ट्रेनिंग ली जाए, उसके लिए क्या किया जाए? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो पेरेंटल ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और पेरेंटल ट्रेनिंग के हवाले से देखिए, अगर हम अपनी नीड जो है ना, मैं समझता हूँ ज़ाहिर करेंगे, लोग बेचैन होंगे और लोग चाहेंगे कि हमें सीखना है, तो इंशाअल्लाह जब नीड आएगी तो अल्लाह ताला उसके वसाइल भी पैदा कर देगा, रिसोर्सेज भी पैदा हो जाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग उलमा में से भी आएंगे, दीनी मदारिस से भी आएंगे, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स वहाँ मौजूद हैं।
जिनका इल्म उनके पास मौजूद है और वो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और हमारे एजुकेशन के मैदान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में कहतुर रिजाल नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे, समझदार, दानिश्वर, अहले फ़िक्र व दानिश मौजूद हैं, लेकिन नीड की ज़रूरत है। पहले हम प्यासे तो बने, अल्लाह ताला ऐसे बहुत सारे कुएँ इंशाल्लाह जगह जगह निकाल देगा इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं हम। आजकल देखें जो सिचुएशन है उसमें डेफिनेटली स्क्रीन टाइम जो होता है बच्चों का, क्योंकि क्लासेस भी अब ऑनलाइन हो रही है तो वो बढ़ गया है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम हट के देखें तो आजकल बच्चों में बहुत शौक पैदा हो गया है मोबाइल देखने का, गेम्स खेलने का, यूट्यूब देखने का। तो ये जो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बच्चों में, इस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बच्चों पर, और हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं? स्क्रीन टाइम बढ़ने से असल मसला ये है कि हम बच्चों की जिस तरह की हैबिट डेवलप कर रहे हैं, इस वक्त कोरोना की वजह से जो सूरत हाल आ गई है, ये मजबूरी की हद तक तो सही है, लेकिन जहाँ मजबूरी ख़त्म हो जाए फ़ौरन हमें उन्हें फ़िज़िकल लाना चाहिए, फ़िज़िकली वो अटेंड करें क्लासें, और उसमें डिस्टेंसिंग का ख्याल रख लें। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी पर काम कर लें, उनको समझाया जाएगा कि आप जो है ना मास्क भी पहनेंगे और डिस्टेंस भी रखेंगे और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे भी काम करेंगे। आपके बैग के अंदर, बल्कि मैं यहाँ एडवाइस करूँगा कि हर स्टूडेंट के बैग के अंदर कलौंजी जो है, काले दाने, ब्लैक सीड्स, उनकी एक बोतल उनके बैग में होनी चाहिए। और इसी तरह मेथी दाना, उसकी भी एक बोतल हर बच्चे के बैग में होनी चाहिए, हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के, हर कॉलेज स्टूडेंट के बैग में होनी चाहिए। और रोज़ाना उसको 1 खजूर खानी है, 7 दाने कलौंजी इस्तेमाल करने और 5 दाने मेथी दाना इस्तेमाल करें, ताकि कोरोना के हवाले से जो हमारे ख़दशात हैं वो इंशाल्लाह दूर हों और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो। अच्छा, तो इसमें बुनियादी तो मैं समझता हूँ कि फ़िज़िकल ही पढ़ाई हो सकती है ज़्यादा बेहतर। ऑनलाइन जो है उस तरह पढ़ाई नहीं हो पाती है। हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं, जो मैंने ड्यूरिंग कोरोना जो मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से मीटिंग्स होती रही हैं, तो उसमें प्रिंसिपल्स और मतलब ये सेकेंडरी लेवल तक तो बहुत ही मुश्किल हुआ है स्कूलों में ना। प्रिंसिपल्स जो है ना बच्चों को पढ़ा नहीं पाए हैं ना, और बस से वे खाना पूरी हो गई है और इम्तिहान दे दिया गया है और उन्होंने बच्चों ने पास भी कर लिया है और उनको नंबर भी दे दिए गए हैं। लेकिन सेकेंडरी लेवल तक तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल है ऑनलाइन, लेकिन हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पे उसके अच्छे नताइज हैं। हालांकि उसमें भी नेट के इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान चूँकि गरीब मुल्क है और इसलिए भी बच्चे परेशान हैं कि हम जो है ना फ़िज़िकल पढ़ना चाहते हैं। ख़ुद यूनिवर्सिटी में ये हमारी बहरिया यूनिवर्सिटी है, मैंने ख़ुद देखा बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत एहतिजाज कर रहे थे, रोड पर बैठे हुए थे और एहतिजाज कर रहे थे कि हम तो फ़िज़िकल पढ़ना चाहते हैं। बच्चे बाहर निकल के आउटडोर गेम्स खेलते थे, वो काफ़ी हद तक कोविड से पहले की भी अगर हम सिचुएशन देखें तो कम हो गए थे। बच्चों को अब इंडोर वीडियो गेम्स वगैरह का ज़्यादा शौक हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं बच्चों? हाँ, मतलब इस शौक़ को ख़त्म करने के लिए असल ये ना माँ बाप को खेलना चाहिए। मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि बल्कि मैंने बहुत सारी जगहों पर कहा है कि भाई आप जो है ना अपने घर में टेबल टेनिस के रैकेट लाएं, बॉलें लाएं, टेबल टेनिस की एक टेबल ख़रीद लें और जहाँ भी छोटा सा सहन हो उसमें बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें और लड़कियाँ रस्सी कूदें और जो है ना फ्रिस्बी खेलें। बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। ख़ुद मैं अपनी पोती के साथ जो है ना हम कैच खेलते हैं, बहुत छोटी सी 2 साल की है, वो भागती है, हम उसके पीछे भागते हैं, वो हमें पकड़ने की कोशिश करती है, वो हम उसके काबू में नहीं आते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हम घर में जब खुशियाँ लाने की कोशिश करेंगे खुशियाँ आएंगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है हम सबका, चूँकि हम इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। और बड़े आराम से बच्चे आएंगे, क्योंकि एक फ़ितरी बात है और फ़ितरत से इंसान कितना ही बगावत कर ले, घूम फिर कर वापस फ़ितरत ही की तरफ आएगा। कोई अपने सोर्सेज से हट नहीं सकता, कोई अपने माँ बाप को छोड़ के किसी और को माँ बाप नहीं बना सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने माँ बाप की बात की कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो दौर है उसमें हम देख रहे हैं कि सब जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सब बाहर निकलते, कुछ लोग जो है वो डबल जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आए फिर वापस जो है वो दूसरी अपनी जॉब पे चले गए, या ऐसा होता है कि घर आते हैं फिर सोशल मीडिया का क्योंकि रुझान इतना है कि मोबाइल पे लग गए। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि उसमें बच्चों को पेरेंट्स का टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें क्या बच्चों के जहन पे क्या असर पड़ता है? जी
हाँ, इसमें सबसे अहम बात ये है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हिल पार्क में भी और ताहिर मेडिकल सेंटर में भी, कि जिसमें बच्चे जो हैं ना, जब माँ बाप उनको छोड़ देते हैं ना, बच्चे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। एक बात, बच्चों में कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, बच्चों का बोलना रुक जाता है, शेकी हो जाते हैं बिल्कुल, और उनमें एंजाइटी डेवलप हो रही होती है। उन्हें कोई उनकी रहनुमाई करने वाला नहीं होता, कोई उनको वक्त देने वाला नहीं होता, कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता। बच्चा सुनाना चाहता है और माँ बाप को चाहिए सुने। मैं जो ना, एक ज़माने में जब मुझे याद पड़ता है, मेरी उम्र 25 साल थी, तो मैं मुख्तलिफ़ बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किया करता था। मैं एक इदारे से वाबस्ता था, तो बड़े लोगों से इंटरव्यूज़ के दौरान मैंने एक चीज़ सीख ली थी कि भाई उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनो। जितना सुनोगे तुम उनके दिल में ज़्यादा घर करोगे। बिल्कुल। और मैं ज़्यादा सुनता था, सवाल करता था। ज़ाहिर है जो मेरा टास्क था वो मैं टास्क पूरा करता था, लेकिन सवालात करता था और उनकी बातें ज़्यादा सुनता था। और फिर बाद में मुझे पता चला कि फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ वाइस चांसलर ने फ़लाँ जगह पे मेरी तारीफ़ की गया, नसीम जो है ना वो तो बड़ा काबिल बच्चा है। हालांकि मैंने तो कुछ ज़बान भी नहीं हिलाई, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैंने तो सिर्फ रिटन सवालात उनसे किए और कभी कभार दरमियान में कुछ और सवालात कर लिए, लेकिन उससे मेरी काबिलियत तो मैं नहीं समझता कि कोई काबिलियत ज़ाहिर हुई हो। लेकिन जब हम लोगों को सुनते हैं ना, तो लोग आपके करीब आते हैं। ठीक है। उससे मैंने नतीजा हासिल किया ना उस ज़माने में कि आप लोगों की बातें सुने। अगर आप उनके करीब आना चाहते हैं, उनको अहमियत दें, उनको वेटेज दें। और इसी तरह बच्चा तो सब कुछ, ये बच्चा चाहता है मेरी माँ मुझसे बात करे, मुझसे सुने, वरना अल्लाह ने ज़बान क्यों दी है भाई? बोलने के लिए दी है। बच्चा कुछ गलत बोलेगा तो माँ उसकी इस्लाह करेगी, माँ उसे गाइड करेगी, देखो इस तरह बोलो, पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो और अच्छा बोलो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खामोश रहा उसने निजात पा ली। यानी हमें फ़ालतू भी नहीं बोलना चाहिए और बच्चों को फ़ालतू भी बोलने की तरगीब नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनको तवज्जो देना चाहिए कि वो इल्म से मुताल्लिक, साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक, इजादात से मुताल्लिक, बीमारियों से मुताल्लिक और बहुत सारी सब्ज़ियों और फलों के ख़वास और ये सारी चीज़ें उन्हें मालूम होनी चाहिए। हमारे बच्चों क्या, बड़ों को नहीं मालूम कि भाई आलू के क्या फ़ायदे हैं और भिंडी जो हमें क्यों खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम्स या टीचर्स कहाँ उनमें लैकिंग है, या क्या उनमें वो तब्दीली ला सकते हैं जिससे बच्चों की अपब्रिंगिंग में या उनकी टीचिंग्स में कुछ बेटरमेंट आए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। इस हवाले से देखिए, इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इन सब को टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ और इन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। इनकी इस हवाले से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, इनके पास बहुत सारा इल्म होता है, लेकिन इन्हें डिलीवर करना नहीं आता। इनको अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी नहीं आती, और ये एक बहुत बड़ा फ़न है। और ये टीचिंग मेथोडोलॉजी से और एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर हैं, उनको गवर्नमेंट को पाबंद करना चाहिए कि उनको जो है ना वो सीखें, उनके इम्तिहान भी लेने चाहिए सालाना बुनियाद पे ना। IBA उनका इम्तिहान ले कि भाई आप जो है केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप जो है सोशियोलॉजी के टीचर हैं, आपका इम्तिहान हुआ करेगा और उस इम्तिहान की बुनियाद पर आपका इंक्रीमेंट होगा। ये बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है जो मैं देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि इम्तिहान ले बाकायदा, ताकि लोग पढ़ें। और देखिए, एक डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर का काम भी हर वक्त पढ़ना ही होना चाहिए। ये थोड़ी कि एक मरतबा मैंने डॉज यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया और जी मैंने अमेरिका से डिग्री ले ली, मतलब मुझे तो सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है जी। मुझे हर रोज़ सीखना है, हर रोज़ आगे बढ़ना है। तो टीचर को तो हर रोज़ सीखना है और हर रोज़ सिखाना है, नई नई बातें सीखनी है और नई नई बातें सिखानी है। गवर्नमेंट को उनके इंक्रीमेंट को उनके टेस्ट से मशरूत करना चाहिए। ये एक अच्छी तजवीज़ है, इस बहाने वो टीचर्स पढ़ेंगे। और टीचर्स को मैं एक नसीहत करूँगा बहुत अहम, कि भाई इल्म देना बहुत बड़ी इबादत है। उससे आपको पैसे तो बहुत मिल जाते हैं, आप कमा तो बहुत लेते हैं, लेकिन आप अल्लाह की रज़ा के लिए आप पढ़ाओ, आप अपनी नस्ल की तरबियत करो, जो कुछ आपको आता है उससे ज़्यादा सिखाने की कोशिश करो। उससे ज़्यादा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद इल्म से मोहब्बत करो। आपकी इल्म से मोहब्बत कहाँ चली जाती है? जब आप PhD हो जाते हैं, जब आप अल्लामा हो जाते हैं, जब आपके पास सब कुछ आ जाता है, तो इल्म से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अगर मैं आज किसी इदारे का डायरेक्टर हूँ तो यहाँ पर मुझे हमेशा नहीं रहना भाई, मेरी जगह एक दूसरा यंग आना चाहिए। मुझे ऐसे 10 लोग तैयार करने चाहिए जो मेरी जगह लेने के लिए फ़ौरन आ जाएं और पाकिस्तान में कोई खला पैदा ना हो। हमें
इज्तिमाई शऊर हमारे अंदर होने चाहिए, इज्तिमाई सोच होनी चाहिए। उसके नतीजे में हम खुद भी तरक्की करेंगे, अल्लाह हमें भी आगे बढ़ाएगा और अल्लाह बढ़ाता है, अल्लाह देता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर इंसान हुआ है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाने वाला हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। हम सब जो है सिर्फ लेना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, जब लेना चाहेंगे तो मसाइल पैदा होंगे और जब देना चाहेंगे तो खुशियाँ आएंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बातें बहुत है लेकिन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, नसीम। शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर नसीम हमारे पैनल पे, हेल्थ सॉल्यूशंस के पैनल पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें कोई काउंसलिंग लेना, सेशंस लेना, कुछ भी इनसे डिस्कशन करना, तो आप हेल्थ सॉल्यूशंस पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं उससे थ्रू। बस मैं यही आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।